नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। इस समय मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है मेरा जापान और इसे लिखा है वेद प्रकाश सिंह ने। वेद जी हाल के दिनों में जब दिल्ली आए थे उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। मैंने उन्हें वादा किया था जब पढ़ लूँगी तो इस पर बात ज़रूर करूँगी। वो दिन आया है आज। इस किताब को मैंने पूरा पढ़ा है। मैं समझती हूँ कि जो जापान को जानना चाहते हैं या जापान जाने की इच्छा रखना चाहते हैं उनके लिए ये किताब खिड़की की तरह है। ये आपको कई ऐसे अनजान पहलुओं से अवगत कराती है जिसके बारे में शायद आपने कम देखा सुना हो। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे वेद प्रकाश सिंह एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और जापान की यात्रा शुरू होती है। जब वे जापान में दाखिल होते हैं, उतरते हैं, तो ओसाका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर उन्हें मिलने आए हैं और उसके बाद उनके सामने वैसा जापान आता है जिसके बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा सुना था, लेकिन इतना शायद यकीन नहीं हुआ था। इस किताब के बहुत से पहलू बड़े दिलचस्प हैं, जैसे कि ओसाका विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई। ये जानना रोचक है कि कैसे भारत भर से बहुत से शिक्षक हिंदी के अध्यापन के लिए जापान विश्वविद्यालय में गए और वहाँ पर जापानी स्टूडेंट्स हिंदी को पढ़ने के लिए कितनी जिज्ञासा रखते हैं। उनके मन में कई सवाल हैं। वो हिंदी लेखकों और कवियों से परिचित हैं। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये नाम उनके लिए अनजाने नहीं हैं, बल्कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं। जापान में शिक्षा कैसे होती है, विश्वविद्यालय का अनुशासन कैसा है, शिक्षा और शिक्षक के आपस के संबंध कैसे हैं, उसे भी बड़े नए सिरे से खोल कर रखती है ये किताब। फिर ये कि वहाँ के छात्र भारत के लिए क्या जिज्ञासाएं रखते हैं, वे भारत क्यों आना चाहते हैं और भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। जापान कैसे अपने छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में और स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराता है। एक बात और, जापान के स्कूलों में जाने वाले बच्चे, उन्हें छोड़ने के लिए उनके माँ बाप उनके साथ नहीं जाते, उन्हें कार में विदा करने नहीं जाते, उन्हें पिक और ड्रॉप करने के लिए चिंताएं माँ बाप को नहीं करनी होती। स्कूल उनके घर के पास है। उन्हीं का कोई सीनियर छोटे से बच्चे के हाथ को पकड़कर सड़क पार करवा देता है, स्कूल तक ले जाता है। कितना सुंदर है। जापानी छात्र, जापानी बच्चा छोटे होते से ही सद्भाव को सीखता है, छोटे होते ही तमीज़ को सीखता है, व्यवहार को सीखता है। सफाई उनकी रगों का हिस्सा है। उन्हें स्कूलों में इतनी बार सफाई और अनुशासन की खुट्टी पढ़ाई जाती है कि फिर ताज उम्र ये सफाई, अनुशासन, देश के लिए प्यार, सम्मान, बड़ों के लिए इज्जत उनकी ज़िंदगी और उनकी सांसों में रच बस जाती है। जापान बहुत से लोग गए। भारत से गांधी जी गए, सुभाष चंद्र बोस गए। उनका जापान के लिए क्या नज़रिया बना, वो भी इस किताब का एक हिस्सा है। जापान की उन्नति के क्या कारण हैं, क्यों जापान कई मामलों में हमसे आगे है, कई देशों से भी आगे है, उसे जानने के लिए भी इस किताब को पढ़ना ज़रूरी लगता है। एक और किस्सा है यायावर राहुल सांकृत्यायन की जापान की यात्रा का। ये यात्रा उनके लिए भी दिलचस्प थी। इसने उनके जीवन में कई बदलाव लाए, उसका जिक्र भी यहाँ पर है। उन्होंने कहा कि जापान में चाय को ध्यान संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है। चाय जापानी संस्कृति का एक हिस्सा है और हम जानते हैं कि जापानी जब भारत भी आते हैं तो उनके लिए जापान की चाय विशेष अहमियत रखती है। एक बात और है, जापानी किसी भी हिस्से को बिना रंगों के नहीं छोड़ते। तमाम दीवारें रंगों से भरी हैं। जापान वालों के लिए इस किताब में लिखा है कि जैसे पूरा जापान एक छोटा सा उद्यान है। जापान से सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस किताब को पढ़कर सुंदर लगा, पढ़ने लगी किताब, लेकिन एक समस्या भी दिखी। इस किताब में कई जगह दोहराव है, एडिटिंग की बहुत सी गलतियां हैं। ये अपेक्षित नहीं था किसी बड़े प्रकाशक की किताब में इतनी सारी त्रुटियों का होना। एक अध्यापक की किताब, सुविचारित किताब, पर जिसमें बहुत सी गलतियां हों, वो थोड़ा सा अखरती ज़रूर है।
पर इसके बावजूद ये किताब पठनीय है। मैंने जापान को एक बार देखा है, लेकिन इस किताब के ज़रिए मैंने जापान को जैसे कई बार और देख लिया। मैं हूँ वर्तिका नंदा और ये है वीएन की पाठशाला।